तो एक बार फिर मैं सुनील सर आपको बहुत बहुत दिल से स्वागत करता हूँ। आज हम लोग पढ़ेंगे लेसन 1 यानी पाठ 1 क्लास 11 फिजिक्स में, जिसका नाम होगा भौतिक जगत। तो चलिए मेरे प्यारे, आज शुरू करते हैं। सबसे पहले भौतिकी क्या है याद करो। तो संक्षिप्त में भौतिकी आप जो भी देखते हैं, देखिए लिखा गया है कि आधुनिक युग विज्ञान का युग है। विज्ञान शब्द लैटिन सिंटिया से लिया गया, जिसका अर्थ जानना। मानव के जिज्ञासा अपने चारों ओर के वस्तुओं के बारे में अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त करने की है। मानव ने सतत प्रेक्षणों तथा प्रायोगिक अध्ययन द्वारा काफ़ी जानकारी प्राप्त कर ली है। तो अब हम लोग देखते हैं कि आखिर भौतिकी होता क्या है। थोड़ा सा इस पर हम लोग चर्चा करते हैं। देखिए सीधे आइए, मैं आपको बता दूं कि जहाँ तक भौतिकी का प्रश्न है, भौतिकी का अंग्रेजी में फिजिक्स कहते हैं, जो ग्रीक भाषा शब्द फ्यूसिस से लिया गया है, जिसका अर्थ है प्रकृति। प्रारंभ में भौतिकी को प्राकृतिक विज्ञान भी कहा जाता था, लेकिन सचमुच में ये है क्या। देखिए आपको मैं बताता हूँ कि आखिर भौतिकी क्या है। तो कहेंगे कि भौतिकी वह विज्ञान है जिसके अंतर्गत प्रकृति अथवा प्राकृतिक घटनाओं का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। तो भौतिकी वह विज्ञान है जिसके अंतर्गत प्रकृति अथवा प्राकृतिक घटनाओं का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। दैनिक जीवन में हम अनेक घटनाएं देखते हैं, जैसे सूर्य का नियमित उदय तथा अस्त होना, ऋतुओं का बदलना, बादलों का बनना तथा वर्षा का होना, आंधी का चलना, कोयला जलाने से ऊष्मा उत्पन्न होना, चंद्रमा की गति, चंद्र तथा सूर्य ग्रहण, साबुन के बुलबुले के चमकदार रंग इत्यादि। ये सभी घटनाएं जो होता है भौतिक विज्ञान के अंतर्गत आता है। तो आप भौतिक विज्ञान अच्छी तरीके जान चुके हैं, जो प्राकृतिक घटनाओं के बारे में अध्ययन किया जाता है इस भौतिक विज्ञान के द्वारा। चलिए कुछ और बातें देखते हैं हम लोग। देखो बाबू, आगे आपका द्रव्य, जिसको हम लोग मैटर कहते हैं। द्रव्य प्रत्येक वह वस्तु जिसमें द्रव्यमान होता है, जो स्थान घेरता है तथा जिसका प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से ज्ञान इंद्रियों द्वारा अनुभव किया जा सकता है, द्रव्य कहलाता है। ज्ञान इंद्रिय का मतलब सुन करके, देख करके, स्पर्श करके। समझ गए होंगे। उदाहरण के लिए पत्थर, लोहा, सोना, वायु, रुई, जल, अणु, परमाणु, इलेक्ट्रॉन इत्यादि, ये सभी जितने आप देख रहे हैं सबको हम लोग द्रव्य कहते हैं, याद होना चाहिए। चलिए आते हैं आगे। जो एक चीज़ आता है जिसका नाम होता है एनर्जी, जिसको आप ऊर्जा भी कह सकते हैं। तो पूछा जाता है कि आखिर ऊर्जा किसे कहते हैं। आपको याद भी होगा, कार्य करने की जो क्षमता होती है उसी को हम लोग ऊर्जा कहते हैं। तो देखते हैं ऊर्जा के बारे में। तो कह सकते हैं कि किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। ऊष्मा, प्रकाश, ध्वनि, द्रव्य की गतिज ऊर्जा, वैद्युत ऊर्जा, चुंबकीय ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा आदि ऊर्जा के विभिन्न स्वरूप हैं। समझिए, हालांकि आपको ये भी पढ़ाया गया होगा कि भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें ऊर्जा, द्रव्यमान, उनके अन्य क्रियाओं का रूपांतरण का अध्ययन किया जाता है, उससे हम लोग भौतिकी का भौतिक विज्ञान कहते हैं। याद करो, कह सकते हैं कि भौतिक विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत द्रव्यमान, ऊर्जा और उनके अन्य क्रियाओं का रूपांतरण का अध्ययन किया जाता है, उसी को हम लोग भौतिक विज्ञान कहते हैं। ये बात आपको याद होना चाहिए। चलिए कुछ और बातें हम लोग देखते हैं इस भौतिक विज्ञान के अंतर्गत में। देखिए अब जो बातें आती है, भौतिकी का कार्य क्षेत्र तथा रोमांच, स्थूल, सूक्ष्म। देखिए आपको मैं बता देता हूँ सबसे पहले आखिर स्थूल विज्ञान किसे कहते हैं। तो आप कह सकते हैं विज्ञान की वह शाखा जिसके द्वारा हम लोग, देखिए लिखा भी गया कि भौतिकी के स्थूल प्रभाव के अंतर्गत पार्थिव तथा खगोलीय स्तर की परिघटनाएं सम्मिलित होती है, जबकि सूक्ष्म के अंतर्गत परमाणु, अणु और नाभिकीय के बारे में अध्ययन किया जाता है। तो एक बात तो क्लियर हुआ कि जो स्थूल है, स्थूल का मतलब ही होता है कि इसमें जो बड़े बड़े घटनाएं होती है, जो खगोलीय घटनाएं होती है, उसके बारे में अध्ययन करते हैं। जबकि जो सूक्ष्म है, इसके द्वारा परमाणु और अणुओं के बारे में अध्ययन किया जाता है। अब हम लोग चलते हैं, उसके बाद से एक चीज़ आता है जिसका नाम होता है यांत्रिकी। याद करो, इसमें द्रव्य, द्रव्य का मतलब ठोस, द्रव तथा गैस के नियमों का अध्ययन किया जाता है। यांत्रिकी
न्यूटन की गति के नियमों का गुरुत्वाकर्षण के नियमों पर आधारित है। इसमें रॉकेट नोदक पिंडों के समय अवस्था और उनके गति का अध्ययन किया जाता है। इसी शाखा में द्रव्यमान, जड़त्व, बल, ऊर्जा, शक्ति, बल, आघूर्ण आदि भौतिक राशियों का अध्ययन किया जाता है। देख लेना, पूछा जाता है कि आंतरिक विज्ञान किसे कहते हैं, तो जिसके द्वारा हम लोग ठोस, द्रव और गैसों के नियमों का अध्ययन करते हैं। उसके बाद से होता है ऊष्मागतिकी, थर्मोडायनेमिक्स। कह सकते हैं कि ऊष्मागतिकी अगर पूछता है क्या होता है तो आप कहेंगे इस शाखा के अंतर्गत निकाय के ऊष्मीय संतुलन के नियम, ऊष्मा प्रवाह की दिशा, ऊष्मा का कार्य में रूपांतरण और ऊष्मा हस्तांतरण के कारण निकाय की आंतरिक ऊर्जा, ताप, व्योम, एंट्रॉपी आदि में परिवर्तन का अध्ययन किया जाता है। ऊष्मा इंजन का खोज, ऊष्मा के कार्य में रूपांतरण का परिणाम, ये सब के बारे में अध्ययन किया जाता है। यानी उसका ऊष्मागतिकी का मतलब होता है कि विज्ञान की वह शाखा जिसके द्वारा ऊष्मा के विभिन्न रूपों के बारे में अध्ययन किया जाता है, उसी को हम लोग ऊष्मागतिकी कहते हैं। याद करो। अब उसके बाद से एक चीज़ आता है जिसका नाम होता है प्रकाशिकी। तो कह सकते हैं प्रकाशिकी विज्ञान की वह शाखा है जिसके द्वारा प्रकाश पर आधारित परावर्तन, अपवर्तन, विवर्तन इत्यादि के बारे में अध्ययन किया जाता है। यह भी याद हो गया। यानी प्रकाश अगर आपसे पूछता है कि क्या होता है तो आप बता सकते हैं कि प्रकाशिकी का मतलब होता है कि माने विज्ञान की वह शाखा जिसके द्वारा प्रकाश पर आधारित घटनाओं के बारे में जब अध्ययन किया जाता है, इसी को हम लोग प्रकाशिकी कहते हैं। हालांकि आप पढ़ेंगे आगे प्रकाश के परावर्तन, प्रकाश के अपवर्तन, प्रकाश के विवर्तन के बारे में इसमें अध्ययन किया जाता है। प्रकाशिकी के बाद आगे जो आपके चीज आता है उसका नाम होता है दोलन तथा तरंगे। देखिए, इस शाखा के अंतर्गत हम विभिन्न वस्तुओं के कंपनों, कंपित वस्तुओं द्वारा उत्पन्न विक्षोभ के संचरण आदि का अध्ययन करते हैं। यानी एक बात तो क्लियर हो गई कि जो आपके दोलन या जो आपके तरंगे होती है, तो दोलन के अंतर्गत की जो वस्तु गति करते हैं उसके बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं। यानी जो वस्तुओं की कंपन कैसे करता है, जैसे आप देखेंगे जो घड़ी होता है, घड़ी का जो पेंडुलम होता है लगातार गति करता रहता है, तो उसके गति के जो होता है उसके गति के बारे में जब हम लोग अध्ययन करते हैं तो उसी को हम लोग दोलन कहते हैं। तरंग के बारे में भी आप पढ़े होंगे। तरंग वह होता है जो किसी माध्यम में उत्पन्न होता है और जो अपना रूप बदले बिना एक निश्चित वेग से आगे बढ़ता रहता है, तो इसके बारे में भी आप बता सकते हैं। तो एक तो बात कंपनों की जो बात होती है वह, और जो ये बात आप देख रहे हैं वह दोनों बता सकते हैं। तरंगे आगे जब जाएंगे तो कई प्रकार की होती है, उसके बारे में पढ़ा जाता है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं और तब आपका नेक्स्ट जो आता है उसका नाम होता है वैद्युत गतिकी। तो ये भी बता सकते हैं वैद्युत गतिकी के अंतर्गत में कि इस शाखा के अंतर्गत आवेशित तथा चुंबकीय वस्तुओं से संबंधित परिघटनाओं का अध्ययन किया जाता है। याद करो, वैद्युतिकी का मतलब होता है कि आवेशित और चुंबकीय वस्तुओं के बारे में अध्ययन किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। उसके बाद आता है भौतिकी के सूक्ष्म प्रभाव के अंतर्गत क्या क्या अध्ययन करते हैं। तो सूक्ष्म का मतलब ये होता है कि इसके अंतर्गत इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में अध्ययन किया जाता है। तो इस तरीके से आपको अगर कोई पूछता है तो इस चीज़ को आप क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। तो भौतिकी के बारे में आपको याद हो गया। चलिए आगे हम लोग नेक्स्ट एक टॉपिक आता है जिसका नाम होता है, देखिए आप देख भी रहे हैं यहाँ पर, भौतिकी, प्रौद्योगिकी और समाज, फिजिक्स, टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी। तो आप कह सकते हैं कि भौतिकी विज्ञान की सभी शाखाओं का मित्र है। याद करो, जो भौतिकी है विज्ञान की सभी शाखाओं का मित्र है तथा इसका विज्ञान की सभी शाखाओं के विकास तथा समाज के उत्थान में महत्वपूर्ण योगदान है। भौतिकी और प्रौद्योगिकी, देखिए आप भौतिकी और प्रौद्योगिकी के बारे में क्या कह सकते हैं, मैं आपको बता दूं, ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि कभी प्रौद्योगिकी नवीन भौतिकी का जन्म देती है तो कभी भौतिकी नवीन प्रौद्योगिकी का उदय का कारण बनती है। भौतिक विज्ञान के प्रायोगिक पक्ष ने शिल्प प्रौद्योगिकी के विकास का महत्वपूर्ण आयाम दिया है। जूल द्वारा ऊष्मा के कार्य में रूपांतर तथा फैराडे द्वारा विद्युत चुंबकीय प्रेरण का खोजों ने केवल समाज को ही लाभान्वित नहीं किया बल्कि प्रौद्योगिकी का आधार भी रखा। भौतिकी के प्रौद्योगिकी के प्रभाव का कुछ उदाहरण देखते हैं। लीबर निकाय के अध्ययन से अनेक मशीनों का डिजाइन तैयार किया गया। देखिए भौतिक विज्ञान है
तभी आपका टेक्नोलॉजी का निर्माण होता है, तमाम प्रकार के मशीनों का निर्माण होता है, क्योंकि भौतिक विज्ञान के द्वारा ही, और भौतिक विज्ञान का जो नियम है इसका प्रयोग करके हम लोग नए नए जो यंत्र होता है उसका निर्माण करते हैं। देखिए, लीवर निकाय के अध्ययन से, देख रहे हैं ना, लीवर निकाय के अध्ययन से अनेक मशीनों का डिजाइन तैयार किया गया। दूसरा, तरल बहाव के अध्ययन से वायुयान की खोज हुई। तीसरा, ऊष्मा के कार्य में रूपांतरण की खोज से ऊष्मा इंजन का आविष्कार हुआ। सभी कितना विज्ञान आगे जा रहा है, देख ही रहे हैं आप। फिर और भी देख सकते हैं, अर्धचालकों, संधि डायोड तथा ट्रांजिस्टर के अध्ययन से रेडियो, टेलीविजन, कंप्यूटर तथा रोबोट के निर्माण का संभव हुआ। नाभिकीय विखंडन के अध्ययन से नाभिकीय भट्टी तथा परमाणु बम के निर्माण संभव हुआ। और बता सकते हैं नेक्स्ट, नाभिकीय संलयन के अध्ययन से हाइड्रोजन बम का निर्माण संभव हुआ। एक्स किरणों के अध्ययन से एक्स किरण मशीन का निर्माण हुआ, जिसकी चिकित्सा विज्ञान में अत्यधिक है। इसी से नो एक्सरे आपका होता है। लेजर के अध्ययन से कैंसर के उपचार तथा गुर्दे और गाल ब्लेडर से पथरी निकालने का युक्तियों का विकास संभव हुआ। कितना विज्ञान का आविष्कार से समाज को फायदा हो रहा है। और इस प्रकार स्पष्ट है कि भौतिक आधुनिक विकास से प्रौद्योगिकी ने प्रौद्योगिकी में अनेक सुधार किए तथा औद्योगिक क्रांति ला दी। औद्योगिक क्रांति का मतलब होता है कि बहुत अधिक परिवर्तन इसमें ला दिया। तो इस तरीके से प्रौद्योगिकी, विज्ञान और समाज तीनों एक दूसरे पर क्या है, आश्रित रहते हैं। ये चीज़ अगर आपसे पूछा जाता है तो इस चीज़ को आप क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। चलिए कुछ बातें आपको मैं बताता हूँ कि अगर कोई पूछे कुछ वैज्ञानिक का नाम है जिसके द्वारा आप सब कुछ बता सकते हैं। देखिए, तो कुछ वैज्ञानिक यहाँ पर देख रहे हैं, आप सबको मालूम होना चाहिए, ये कई बार पूछा भी जाता है और बच्चे बता भी देते हैं। तो आइए देखते हैं कुछ वैज्ञानिक। देखिए, पहला आपका है आर्किमिडीज। देखिए लिखा है नाम, यहाँ पर लिखा है प्रमुख योगदान या आविष्कार और मूल देश, कहाँ के वह निवासी थे, इसके बारे में आपको ये दर्शाया जा रहा है। तो चलिए तनी देखते हैं, हम लोग समझते हैं। पहला जो वैज्ञानिक हैं उनका नाम है आर्किमिडीज। यह उत्प्लावन का नियम दिए थे और उत्तोलक का नियम, और ये रहने वाले थे यूनान का। दूसरा है गैलीलियो गैलीली, जड़त्व का नियम दिए थे, ये इटली के रहने वाले थे। तीसरा है क्रिस्टियन हाइगेंस, प्रकाश के तरंग सिद्धांत दिए थे, यह हालैंड के रहने वाले थे। आइजैक न्यूटन, गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम, गति के नियम, परावर्ती दूरदर्शी, इंग्लैंड के रहने वाले थे। माइकल फैराडे, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के नियम दिए थे, इंग्लैंड के रहने वाले थे। जेम्स क्लार्क मैक्सवेल, विद्युत चुम्बकीय सिद्धांत, प्रकाश और विद्युत चुम्बकीय तरंग के बारे में बताए थे, ये भी इंग्लैंड के रहने वाले थे। और रोडल्फ हार्टस, विद्युत चुम्बकीय तरंगों का खोज किया था, जर्मनी के रहने वाले थे। जगदीश चंद्र बोस, अति लघु रेडियो तरंगों का खोज किया था, भारत के रहने वाले थे। डब्ल्यू के रंजन, एक्स किरण का खोज किए थे, जर्मनी के रहने वाले थे। जे टॉमसन, इलेक्ट्रॉन का खोज किए थे, इंग्लैंड के रहने वाले थे। मैरी स्कल्डोस्का क्यूरी, रेडियम तथा पोलोनियम का खोज, ये भी पोलैंड के रहने वाले थे। अल्बर्ट आइंस्टीन, प्रकाश वैद्युत नियम का खोज किए थे, जर्मनी के रहने वाले थे। विक्टर फ्रांसिस हैंस, कॉस्मिक विकिरण का खोज किए थे, ये ऑस्ट्रिया के रहने वाले थे। कुछ वैज्ञानिक हैं और आपको पूरा मालूम होना चाहिए, इस तरीके से आप इसको बता सकते हैं। कुछ और भी वैज्ञानिक दिए गए हैं, इसके बारे में भी हम लोग देख लेते हैं, कहाँ के रहने वाले थे और इसने कौन सा नियम और कौन सा आविष्कार किया था। तो आइए देखते हैं हम। देखिए, अब जो वैज्ञानिक है उनका नाम है, अब वैज्ञानिक का नाम है IRA मिल्कन, इलेक्ट्रॉन आवेश का माप, अमेरिका के रहने वाले थे। अर्नेस्ट रदरफोर्ड, परमाणु का नाभिकीय विदर्श, न्यूजीलैंड के रहने वाले थे। नील बोर, हाइड्रोजन परमाणु का क्वांटम निदर्श दिए थे, डेनमार्क के रहने वाले थे। और नील बोर हाइड्रोजन परमाणु का क्वांटम वही थे। चंद्रशेखर वेंकटरमन, अणुओं द्वारा प्रकाश का प्रकीर्णन, भारत के रहने वाले थे। और लुइस विक्टर डी ब्रोगली, द्रव्य की तरंग प्रकृति, फ्रांस के रहने वाले थे। मेघनाथ साहा, कापिया आयनन, भारत के रहने वाले थे। सत्येंद्रनाथ बोस, क्वांटम सांख्यिकी, भारत के रहने वाले थे। और बॉफी रोंग पॉली, अपवर्जन नियम, ऑस्ट्रिया के रहने वाले थे। और
एनरिको फर्मी नियंत्रित नाभिकीय विखंडन इटली के रहने वाले थे। और आगे आपके हैं पाल डिरैक अपेक्षिक इलेक्ट्रॉन सिद्धांत, यह इंग्लैंड के रहने वाले थे। एडविन हीविल प्रसारी विश्व, अमेरिका के रहने वाले थे। अर्नेस्ट ओरलैंडो लॉरेंस साइक्लोट्रॉन का, अमेरिका के रहने वाले थे। जेम्स चाडविक न्यूट्रॉन का खोज, इंग्लैंड के रहने वाले थे। हिडेकी युकावा नाभिकीय बलों का सिद्धांत, जापान के रहने वाले थे। होमो जहांगीर भाभा कॉस्मिक विकिरण का सोपानी प्रक्रम, भारत के रहने वाले थे। और लेव डेविडोविक लैंडो संगणित द्रव्य सिद्धांत, ये भी रूस के रहने वाले थे। एस चंद्रशेखर थे, वह चंद्रशेखर सीमा तारों की संरचना विकास के बारे में बताए थे, भारत के रहने वाले थे। जॉन बर्डिन ट्रांजिस्टर और अतिचालकता सिद्धांत दिए थे, अमेरिका के रहने वाले थे। C.H. हाउस मेसर और लेसर दोनों का आविष्कार किए थे, अमेरिका के रहने वाले थे। अब्दुल सलाम दुर्बल तथा विद्युत चुम्बकीय आयन क्रियाओं का एकीकरण, पाकिस्तान के रहने वाले थे। तो ये पहला वीडियो यहीं तक रखते हैं। धन्यवाद।